A very good morning to all of you. Today we are going to study new part or new concept of physics, that is force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को फेंके या करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दे तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक, आज हमें वही निकालना है दैट हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन अ कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने प्लेस किया तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करने से उस पर कितनी फोर्स लगी। पहली बात तो फोर्स लगेगी क्यों, तो उसको समझने के लिए देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर क्या होगा, करंट होगा, ठीक। और करंट जनरेट किससे होता है, करंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पर यूनिट टाइम, मोशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, दैट इज करंट। ओके, तो यहाँ पर अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। अगर करंट इधर जा रहा है आई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अब इस कंडक्टर को हम प्लेस कर देते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ प्लेस कर देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये डाल दिया। यानी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर अंदर हो क्या रहा है, यहाँ मोशन ऑफ चार्जेस हो रहा है अंदर, ठीक है। चार्जेस जो अंदर हैं उनका मोशन हो रहा है, और उनका मोशन हो रहा है इसका मतलब कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक चार्ज जो कि मूव कर रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर उस चार्ज पर फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी वीडी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ठीक। इस वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इतनी फोर्स लगती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, इतनी फोर्स लगती है किसी भी चार्ज पर जो कि मोशन में है v वेलोसिटी से और v मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ठीक। तो इतनी फोर्स लगेगी। अब इस फोर्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पर भी तो ये फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन्स भी vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज है, तो ऑफकोर्स सी बात है लॉरेंस फोर्स वहां पर एक्ट करेगी, ठीक है। और लॉरेंस फोर्स वहां पर एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। और क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी। मान लीजिए फोर्स इधर लगी, क्या लगी, फोर्स इधर लगी, ये जो फोर्स है, मान लीजिए फोर्स इधर लगी, तो ये जो फोर्स है ये सभी इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगी, और सारी की सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगेंगी, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में लगेंगी तो उनका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम, और उनका वेक्टर सम होगा तो नेट फोर्स जो इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगी वो क्या हो जाएगी, इन सभी फोर्सेस का सम, ठीक है। क्लियर, ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, देखिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको कि हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर फोर्स क्यों लग रही है, तो फोर्स लग रही है क्योंकि उसके अंदर चार्जेस मोशन में हैं, और क्योंकि कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगती है लॉरेंस फोर्स के बराबर, और इसीलिए यहाँ पर कंडक्टर के पूरे कंडक्टर पे ही फोर्स लग जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टर मूव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, चलिए, तो अब इससे आगे की बात देखिए। देखो क्या है, अब किसी भी, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, दिस इज अ
magnetic field, uniform magnetic field I must say. This is a uniform magnetic field. B. Okay. A current carrying conductor. What we are saying? A current carrying conductor. एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर जिसकी लेंथ क्या है? L. ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, जिसमें कि करंट ये इसकी एक्सिस और करंट की डायरेक्शन है ये I. ठीक है, करंट की डायरेक्शन स्मॉल I लिखते हैं. ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. Its area of cross section is A, length is L, and angle, the current through the conductor is I. Okay. The angle at which this conductor L is placed with magnetic field, so this angle is theta. Angle between the length, or I can say direction of current and direction of magnetic field. इन दोनों की L वेक्टर और B वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल कितना है? थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर इस कंडक्टर की बात करते हैं. तो यहाँ पर B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर. ठीक है, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक है, A is area of cross section of conductor. ठीक है, उसके बाद हम बात करें VD. तो VD होगी यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Okay. N is number of electrons per unit volume. This is number of electrons per unit volume. E is charge of electron. ठीक, एक बात और, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम एक और चीज कह सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्या वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए प्रॉपर? दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ तक तो आई होप सभी को क्लियर होगा. यहाँ तक हमने केवल क्या बात कही? केवल ये कहा कि ये सारी क्वांटिटीज हम यूज़ करेंगे हमारी डेरिवेशन में. क्या क्या यूज़ करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेंथ उसकी आपको दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको गिवन है. ठीक, और एक चीज़ और जो आपको गिवन है, दैट इज करंट इन द कंडक्टर इज I. I क्या है? I is current in conductor. ठीक है, ये सारी हम इन सब चीज़ों की हमें बात करनी है इस पूरे डेरिवेशन में. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिफाइन कर दी कि क्या चीज़ है. ठीक है, तो B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, VD is drift velocity, N is number of electrons per unit volume, or I can say electron density, E is charge of electron, I current in the conductor, and last में आप लिख सकते हो theta. Theta is the angle between length vector and magnetic field vector. ठीक है, theta भी लिख दीजिए यहाँ पर. Theta is angle between L vector एंड बी वेक्टर. तो आप में से कई कह सकते हैं कि मैडम एल वेक्टर तो लेंथ वेक्टर आप किस साइड लेंगे? तो ये ध्यान रहे कि लेंथ वेक्टर हम हमेशा कहाँ ले रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में आप लेंथ वेक्टर लेंगे. तो यहाँ पर लेंथ वेक्टर कैसे है? यहाँ से ऐसे.
ठीक, तो एंगल कितना है, थीटा। क्लियर? चले आगे। चलिए, तो अब ये सारे डिनोशंस लिख लिए हमने। अब बात करते हैं, हमारी फिजिक्स की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, हर इलेक्ट्रॉन पर कुछ फोर्स लगेगी और कितनी फोर्स लगेगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन moving with drift velocity vd, drift velocity vd। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स लगेगी जब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, F फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई इंटू vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय या क्रॉस प्रोडक्ट विद v क्रॉस b होता है, q v क्रॉस b। अब q ही क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस चार्ज है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस ई vd क्रॉस b। ठीक, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है। ठीक है, नाउ total number of electrons in length L, लेंथ L की, इस कंडक्टर की L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने। ठीक, तो हमें पता है कि यूनिट वॉल्यूम में यानी एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। ठीक, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इस A इंटू एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में मल्टीप्लाइड बाय A इंटू एल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L विल बी इक्वल टू n इंटू A इंटू एल, जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वायर या ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है, A इंटू एल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल वॉल्यूम में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स लगती है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितनी लगेगी, भाई एक इलेक्ट्रॉन पर अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर कितनी लगेगी, 10 न्यूटन। ठीक, क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी वही करना है। तो फोर्स ऑन n इंटू A इंटू एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल फोर्स कितनी लगेगी, तो वो टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर ही लिख देते हैं सीधे सीधे। भाई कंडक्टर पे फोर्स इन सभी के कारण लगेगी और सारी एक डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, कितना आ गया, भाई एक इलेक्ट्रॉन पर लग रही थी ये फोर्स, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, फोर्स ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू n इंटू A इंटू एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स F। ठीक है, अब यहाँ पर NaL इंटू F होता है। ठीक, अब यहाँ F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो टोटल फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू n इंटू A इंटू एल, एंड F इज व्हाट, माइनस E VD क्रॉस B वेक्टर, ये आएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, तो चलें आगे, राइट इट डाउन फर्स्ट और टेक अ स्क्रीनशॉट। चलें आगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकाली और फिर उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर सेम फोर्स थी, सेम डायरेक्शन में ही होगी,
ठीक, इसलिए हमने क्या कर दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उस फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। अभी तक तो ये मिली, अब ये जो मिली है ये किसके टर्म्स में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए। ठीक, हम क्या चाहते हैं, थोड़ी इजी वे में मिल जाए, थोड़े और काम या यूँ कह लीजिए कि करंट के टर्म्स में मिल जाए, लेंथ के टर्म्स में मिल जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए इन सब वेरिएबल्स को हटा के हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्स कितनी लग रही थी, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू NaL माइनस E BD क्रॉस B वेक्टर, ये थी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना एक बात, क्या देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, यहाँ इस पार्ट में बनाते हैं, यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, वीडी वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, करंट किधर जा रहा है, इधर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की किधर है, इधर, यानी करंट की डायरेक्शन, या यूं कह लूं मैं कि एल वेक्टर की डायरेक्शन और वीडी की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या है, एल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है, ये है आपके एल वेक्टर की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, और ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंस डायरेक्शन ऑफ drift velocity Vd is opposite to direction of drift velocity Vd is opposite to length vector L, or I can say I. लेंथ वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में। ठीक, तो क्योंकि डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट है, किसके, लेंथ वेक्टर के, या यूं कह लें कि करंट के ऑपोजिट है। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को, कौन सी चीज को, माइनस L इंटू वीडी वेक्टर, क्या माइनस L इंटू वीडी वेक्टर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, L वेक्टर इंटू वीडी। भाई वीडी वेक्टर के साथ माइनस साइन है, इसका मतलब ये वीडी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। ठीक, तो ये अगर ए वेक्टर है आपका, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, यही होगा। ठीक, तो वीडी वेक्टर को हमने क्या कर दिया, यहाँ वीडी की तो लिख दी मैग्नीट्यूड और लेंथ की लिख दी हमने वेक्टर फॉर्म। तो क्योंकि लेंथ वेक्टर, लेंथ और वीडी एक दूसरे के ऑपोजिट है, नेगेटिव वेक्टर होंगे ये दोनों, या एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होंगे, इसलिए जब मैं L इंटू वीडी लिखूंगी, वीडी वेक्टर, तो माइनस साइन को अगर मैं वीडी की मैग्नीट्यूड के साथ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, L को L के साथ यूज कर लूँ, तो मैं L वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वीडी लिख सकती हूँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि माइनस वीडी वेक्टर को मैं क्या लिख दूँ कि L कैप की डायरेक्शन और वीडी मैग्नीट्यूड। ठीक, और फिर यहाँ पर जब L इंटू एल कैप हो जाएगा तो L वेक्टर लिख सकते हो इसको, इस पूरे को क्या लिख दूं मैं, L वेक्टर। समझ में आई बात? ठीक, यानी हमने क्या किया कि वीडी वेक्टर को हमने क्या लिखा, माइनस वीडी को जब मैंने प्लस की डायरेक्शन में किया तो हमने या यूं मान लीजिए कि आप सीधे सीधे कि ये वेक्टर था, इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ था, तो ये इस L इंटू वीडी का क्या था, नेगेटिव वेक्टर। ठीक, और क्योंकि L खुद ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर, तो मैंने क्या कर दिया, वीडी की तो मैग्नीट्यूड लिख दी और L का डायरेक्शन ले ली, इसलिए माइनस साइन हट गया। ठीक, नहीं भी समझ में आए तो आप सिर्फ ये समझ लेना कि माइनस L वीडी वेक्टर को आप L वेक्टर वीडी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, पहले तो
F इज इक्वल टू N इंटू A इंटू E को बाहर लिख लेते हैं और L को अंदर लिखेंगे, ठीक, क्योंकि E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और कांस्टेंट रहने वाला है, और बाहर आप लिख ले तो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा। और L को यहाँ से उठा के इधर लिख लिया तो ये हो गया माइनस L VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से इसको देखो, माइनस एल वी डी वेक्टर, माइनस एल वी डी वेक्टर को आप एल इंटू वी डी, एल वेक्टर इंटू वी डी लिख सकते हो, ठीक। तो जो वेक्टर है उसको तो क्रॉस प्रोडक्ट की जगह रख दिया और इसको कहाँ रख दिया, इसकी जगह रख सकते हैं आप वी डी, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू NaE, ठीक है। माइनस एल वी डी को आप क्या लिख सकते हैं कि कांस्टेंट वाली टर्म मैग्नीट्यूड तो वी डी का है, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। समझ में आई बात नहीं आई? जिनको नहीं समझ में आई वो यहाँ थोड़ा सा समझ लें कि इस माइनस इस वाली क्वांटिटी को मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। माइनस एल वी डी, तो माइनस एल वी डी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और क्रॉस में है एल, क्रॉस में आपके पास आएगा एल बी, ये आएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, इसलिए इसको क्या मान ले, इसको इंटरचेंज करें तो ये वी डी इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी हो जाएगा। और ये आने के बाद अब हमारे पास इस वी डी को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गई, तो फोर्स क्या आ गई, N, फोर्स इज इक्वल टू NEA VD, ठीक है, NEA VD इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये आएगा, ठीक है। अब याद करो आपका थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन निकाला था कि करंट I was equal to NEA VD, ये रिलेशन आपका आया था, ठीक है। ये रिलेशन अगर आपका आया था तो इस रिलेशन से हम इस पूरी क्वांटिटी को करंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं, लिख देते हैं। देखिए ये जिन्होंने नहीं लिखा है फटाफट लिख लें, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। चलिए, तो एक्सप्रेशन आपके पास आ गई कुछ ऐसी, क्या आ गई, फोर्स F इज इक्वल टू I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट I ऑफ लेंथ L इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो I करंट है कंडक्टर में, L उसकी लेंथ है, B उसकी जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है, तो इन तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल गया, फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक, तो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, L वेक्टर और B वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। और हमें दे रखा है कि L और B के बीच में एंगल कितना है, साइन थीटा, तो F वेक्टर तो आपके पास ये हो गया, अभी तक जहां तक भी आपने लिखा है सबको वेक्टर लिख लेना। तो F वेक्टर इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ठीक। और मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, I तो ठीक है, L का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, L और B वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। अब अगर आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो रूल हैं, एक तो राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो मैग्नीट्यूड आ गई आपके पास, डायरेक्शन यहाँ से आएगी इस वाले पार्ट से। फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट रूल इज राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट
रूल, और दूसरा आप जो आप चाहे वो भी लिख सकते हैं, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इसको बताता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप क्या करें, अपना एक ही नियम याद रखें, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इस चैप्टर में अलग अलग रूल्स मिलेंगे आपको, अलग अलग लॉज मिलेंगे जो ये समझा रहे होंगे, लेकिन आपने क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट ईयर पढ़ा है। ठीक है, किसने वेक्टर्स में आपने अच्छे से पढ़ा होगा आई होप। ठीक है, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है वो अगर आपको आता है तो आपने सब जगह आप उसको लगा सकते हैं, आपको कहीं भी धोखा नहीं देगा। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर निकालनी है आपको डायरेक्शन। ठीक है, इससे पहले मैं एक बार पहले इसको लिख लीजिए, फिर ये रूल्स और समझा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आई होप सभी का हो गया होगा। चलिए देखिए, इजीली समझाते हैं, ये इसको बाद में टैकल करेंगे, पहले ये सिंपल प्रॉब्लम। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है आपका क्रॉस टाइप। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास क्रॉस टाइप। ठीक, आपने इस क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया? इस तरह से कंडक्टर रख दिया। ठीक, करंट किधर जा रहा है? इधर। आई इधर है, लेंथ ये हो गई इसकी, तो एल वेक्टर भी किधर होगा? इधर। मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस टाइप बी। ठीक, अब आपको क्या निकालना है कि इस कंडक्टर पर फोर्स कहाँ लगेगी, तो उसके लिए नियम क्या है? राइट हैंड रूल। पहला रूल क्या है? राइट हैंड रूल। तो पहला रूल क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वेक्टर की तरफ आप अपनी उंगलियों को खोलेंगे, सेकेंड वेक्टर की तरफ उंगलियों को मोड़ देंगे, जिस वेक्टर की और थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो आपका होगा थर्ड वेक्टर, दैट इज फोर्स। समझ में आई बात? नहीं आई? पहले वेक्टर की डायरेक्शन, पहले वेक्टर यानी ऑर्डर में लिखना है हमेशा। बी क्रॉस एल कर देंगे तो डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी आएगी। तो फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट रूल में एल क्रॉस बी को एल क्रॉस बी ही याद करेंगे आप, रिमेंबर इट। ठीक है, तो एल क्रॉस बी करना है, इसका मतलब एल की तरफ उंगलियों को खोलना है। आप उंगलियों को खोल के रोटेट कर सकते हैं, जैसे आपने डायरेक्शन ये दे दी एल की, तो आप इनको अपनी हथेली को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन घुमा नहीं सकते हैं, ऐसे डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसको यहीं की यहीं रोटेट कर सकते हैं, उंगलियों की डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, आप इनको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बात करते हैं एल की डायरेक्शन में उंगलियां खोली। एल की डायरेक्शन, पहला वेक्टर क्या है? एल वेक्टर। क्रॉस बी वेक्टर करना है तो एल वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां खोली। बी वेक्टर अंदर है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां मोड़ दी। अब थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज फोर्स एफ। ठीक, यानी ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अलोंग, लेंथ के अलोंग आपने फिंगर्स एक्सटेंड करी, अब बी के अलोंग मोड़ दी, तो थंब क्या तो बता रहा है आपको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगी? ऊपर। समझ में आ गई होगी बात? ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एल की डायरेक्शन में खोला, एल किधर है? ऐसे, इसकी डायरेक्शन में खोला और बी की डायरेक्शन में मोड़ना है। अब यहाँ से तो मेरी उंगलियां है तो अंदर मुड़ सकती हैं और कहीं नहीं मुड़ सकती, तो अब इसी डायरेक्शन में उंगलियों को उधर ही रखना है आई की तरफ और रोटेट कर सकते हो ऐसे ऐसे। ठीक, तो रोटेट कर लेते हैं, अब मुड़ जाएंगी उंगलियां उधर। ये हो गई आपकी एल की डायरेक्शन। ठीक, ये उंगलियों को मोड़ा बी की तरफ, उंगलियों को मोड़ा बी की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो गई? ये जो आ रही है थंब, ये जो दे रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस। इस डायरेक्शन में फोर्स की ये डायरेक्शन है एल क्रॉस बी, तो सॉरी ये वाला है ना, तो एल की डायरेक्शन में, अच्छा यहाँ गलत है, एल की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, तो थंब मेरा कहाँ पॉइंट करेगा? अंदर की तरफ। लेकिन अंदर की तरफ कैसे होगा? ऐसे होगा, कुछ इस फॉर्म में आएगा, यू टेढ़ा। समझ में आई बात? तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो आपकी मैग्नेटिक वाले चैप्टर में हर जगह लगेगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट के ही फॉर्मूले हैं।
ठीक, आपको कहीं भी ये देखने की जरूरत नहीं है कि राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, ओनली राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल इज इनफ फॉर ऑल योर फॉर्मूलाज। ठीक है, फिर भी अगर आपको दूसरा रूल चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, सेकेंड रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है जादू। जादू मतलब कुछ नहीं, तीन फोर्सेस हैं, तीन डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तीन डायरेक्शंस यानी एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एफ बी आई, एफ बी आई, व्हाट इट इज? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड B एंड I, सो रिमेंबर इट विद एफ बी आई। ठीक है, अब यहाँ लगाते हैं इसको, इस जगह लगाते हैं पहले। ठीक है, फोर्स को तो छोड़ दो, हमें क्या चाहिए? हमारे पास क्या क्या है? B और I है। B किधर है? अंदर, लगा दिया। देखो B किधर है? F को छोड़ दिया, B ये है और I ये रहा। ठीक है, B किधर है? अंदर, I किधर है? इधर। I को इधर कर लिया, F को छोड़ दिया, B अंदर, I इधर, तो B और I थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? सो यहाँ पर फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये भी एक रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand perpendicular to each other such that in that case if forefinger gives the direction of magnetic field or forefinger is stretched in the direction of magnetic field, the middle finger is stretched in the direction of current, then thumb will give the direction of force on the conductor. Okay, यानी ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये अगर करंट को बता रहा है, तो फिर ये किसकी डायरेक्शन देगा? ये डायरेक्शन देगा आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट कंडक्टर। क्लियर? यहाँ पर लगा लेते हैं एफ बी आई। एफ मुझे पता नहीं किधर जा रहा है, लेकिन बी मेरे पास है इधर, आई ऊपर, तो बी इधर, बी ये था इधर, आई किधर, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, बी और आई। ठीक है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आई, तो ये क्या दे रहा है? ठीक, दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स आपको जो ऐसे दिख रही है ना एफ, ये एक्चुअल में अंदर की तरफ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस टाइप आएगा। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक, सो दिस इज द टॉपिक दैट इज कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वहाँ पर फोर्स कितनी लगेगी? आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा, आई एल क्रॉस बी या फिर आई एल बी साइन थीटा। ठीक, या यूँ भी कह सकते हो कि आपने अभी भी फोर्स पढ़ी थी, फोर्स ऑन लॉरेंट्ज फोर्स Q VD क्रॉस B, ये पढ़ा था आपने। ठीक, तो आप इस पूरी टर्म को यहाँ पर इसको और इसको दोनों को टाइम से डिवाइड कर दें। ठीक है, दोनों को टाइम से डिवाइड करने से तो नहीं मिलेगा, बट चार्ज को तो आप करंट से रिप्लेस कर दें और VD को आप उसकी लेंथ से रिप्लेस कर दें, तो यही फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। ठीक है, उसमें Q VD हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है IL B। तो दोनों एक जैसे से फॉर्मूले दिख रहे हैं। ठीक, लेकिन उनको याद आपको रखना है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर में, तो हर फॉर्मूले को ये समझ लेना कि कौन सा फॉर्मूला किस लिए है। ठीक है, चार्ज पर फोर्स पूछ रहा है या कंडक्टर पर फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले आगे अब इससे। चलिए, तो अब यहाँ पर केसेस पढ़ लेते हैं। दो केसेस, कौन से दो केसेस? देखिए, दो केसेस क्या है? केस वन क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है
कि फोर्स जो लगती है वो लगती है ILB sin थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक, इतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है। तो अगर केस 1 क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, थीटा या तो 0 हो या 180 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब कि कंडक्टर की लेंथ या करंट जो उसमें मूव कर रहा है वो किसकी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या उससे नेगेटिव डायरेक्शन में हो, या कह लीजिए उससे 180 डिग्री पर हो। इन दैट केस F will be equal to ILB sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0, दैट मीन्स फोर्स विल ऑल्सो बी 0। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में है तो फिर वहां पर आप क्या कह सकते हैं, फोर्स नहीं लगेगी। इस कंडक्टर को ऐसे रखने की बजाय तुमने ऐसे रख दिया ना, तो इस कंडक्टर पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी पैरेलली मूव करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के। या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0, जिसकी वजह से फोर्स हो जाएगी 0, ठीक। केस 2, व्हाट इज केस 2? केस 2 इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा जब 90 डिग्री है तो F क्या हो जाएगा, ILB sin 90, ठीक। यानी कंडक्टर जो है इसकी लेंथ ऐसे रखा है कंडक्टर, और करंट कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड sin 90 इज 1, तो F कितना हो जाएगा, F will be equal to ILB, that is maximum force will act on that conductor, that is I into L into B. Okay, so I hope आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आपको 2 रूल बताए हैं, उनमें से जो रूल आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। क्लियर?